चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम ऐसे फंसे हो यार। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब देखो, जो मैंने आपको परसों एक टॉपिक स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का, यूनिवर्स। कौन कौन था परसों, या कौन नहीं था ये बताओ। आप दो नहीं थी, ठीक है। आप अच्छा, यानी कि मैंने गलती कर दी, मुझे भी पूछना चाहिए था कि कौन कौन था। ठीक, तो परसों मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था यूनिवर्स, हो पाया नहीं था एक्चुअली। कम से कम 2 दिन का टॉपिक है, तो कभी बीच में अगर हम देखेंगे, क्योंकि अब वो आपका टॉपिक निकल गया, क्योंकि ज्योग्राफी वाले सर उस समय थे नहीं अवेलेबल, तो वो टॉपिक आपका निकल चुका है। ठीक, तो अगर बीच में कभी कोई क्लास खाली हमको मिली तो उस टॉपिक को हम लोग कवर कर देंगे। मैं आपको बेसिकली पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको राजू त्रिपाठी सर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि आखिरकार पॉलिटी क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है, किसको पहले पता है वो हाथ खड़ा करें। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है, कुछ तो ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ, पॉलिटी राजनीति से रिलेटेड है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में, थोड़ा सा डिफिनेशन सिस्टमैटिक वे में। हाँ बताओ, बता रही थी ना, वैसे ही से क्या कर रही थी। ठीक, तो देखिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। आखिरकार है क्या संविधान। तो संविधान उन दिशा निर्देशों का संकलन है, या मैं कहता हूँ उन नियमों का, उन दिशा निर्देशों का संकलन है जिसके द्वारा किसी समाज को संचालित किया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है वो, कि सिर्फ क्या है, नियमों, दिशा निर्देशों, कायदे कानूनों का वो संकलन है जिसके द्वारा किसी समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जाता है, लोगों को संचालित किया जाता है कि लोग एक निर्धारित सीमा में एक रहें। ठीक, समझ रहे बात ना। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि कुछ ऐसे नियम, कायदे कानून आदि का संकलन ही कहलाता है संविधान। और पॉलिटी क्या है, तो इन्हीं कायदे, नियम, कानूनों, यही जो रूल्स रेगुलेशन है, इन सब का अप्लाइड फॉर्म, इन सब को जब क्या कर दिया जाएगा, जब आरोपित किया जाएगा, जब इनको अप्लाई किया जाएगा, तो इसका अप्लाइड रूप ही कहलाता है पॉलिटी। ठीक, तो दिशा निर्देशों, कायदे कानूनों का संकलन संविधान, और इस नियम, कायदे कानूनों का अप्लाइड फॉर्म क्या कहलाएगा, पॉलिटी। यानी जब इसको लागू करा दिया जाए तो वो कहलाएगा पॉलिटी। अब जैसे मान लीजिए ये संविधान है, संविधान के अनुसार ही कोर्ट है, न्यायपालिका, जुडिशरी। उस जुडिशरी ने क्या किया, कोई जो है अपना एक जजमेंट दे दिया, एक डिसीजन दे दिया। अब जुडिशरी का जो जजमेंट है, डिसीजन, वो भी तो एक कानून ही बन जाता है, वो भी तो एक तरीके से कानून है। जुडिशरी ने जो भी अगर जजमेंट दिया तो जजमेंट क्या है, उसका एक कानून है खुद, और उस कानून को आरोपित करने की जिम्मेदारी, अप्लाई करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो जुडिशरी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके थोड़ा जजमेंट दे देगा, वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रहकर जजमेंट देगा। तो वो जो दिशा निर्देश थे, वहाँ इस जगह पर उन दिशा निर्देशों को लागू कौन करा रहा है, कोर्ट का वो जजमेंट। तो कोर्ट के जो भी जजमेंट आएंगे, जो भी निर्णय आएंगे कोर्ट के, वो सब किसके पार्ट हैं, पॉलिटी के। समय समय पर हम देखते हैं ना कि कभी कोर्ट ने अचानक से महिलाओं के लिए कुछ बोल दिया, राइट टू जीरो के बारे में कुछ बोल दिया, ठीक है। सरकार को गाइड कर दिया कि सरकार इस चीज़ में ये काम करे। स्वास्थ्य संज्ञान से बहुत सारे मामले ले लिए कोर्ट ने, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित। तो वो सब क्या है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के ही किसी ना किसी आर्टिकल, किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ही जो प्रोविज़न है, उनका ही सहारा लेकर के कोर्ट ने क्या किया है, दिशा निर्देश दिए हैं, कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पॉलिटी। और वो जिसका उसने बेस बनाया था, आधार बनाया था, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के ही बिहाफ पर, कॉन्स्टिट्यूशन के ही आधार पर विधायिका यानी पार्लियामेंट, वो भी क्या करती है, कानून बनाती है, और उस कानून को फिर समाज में अप्लाई किया जाता है, लोगों में लगाया जाता है। तो वो क्या है, वो हो गया अप्लाइड फॉर्म। पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया वो क्या है, अप्लाइड फॉर्म। और किसके आधार पर बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर। तो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन,
वो जो नियम कायदे कानून है, लेकिन उनको अप्लाई कराने का काम किसका हो गया? संसद का, पार्लियामेंट का। ठीक, तो तीसरी चीज, एक तो देखो जुडिशरी के द्वारा दिए गए जजमेंट वो अपने आप में कानून होते हैं, विधायिका ने कोई बनाया अगर वो भी कानून है। ठीक, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है ना, तो वो भी तो, उसको भी तो उसी कानून के बराबर ही मान्यता मिली हुई है। जिस समय सदन चल ना रहा हो, स्थगित हो सदन, उस समय प्रेसिडेंट भी क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसके अध्यादेश को भी वही वैल्यू प्राप्त है जितनी वैल्यू प्राप्त है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी कानून को। तो क्या राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके अध्यादेश जारी कर सकता है क्या? नहीं। तो उसने भी बेस बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के ही उन दिशा निर्देशों को, लेकिन उसका जो अध्यादेश है वो भी कानून बन गया, और उसको भी अब क्या किया जाएगा? सरकार लागू कराएगी, तो वो भी अप्लाइड फॉर्म हो गया। उसी तरीके से हम देखेंगे बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं वो भी समाज में चली आ रही हैं, और धीरे धीरे वो भी एक कानूनी रूप ले लेती हैं लगभग। हम देखें बहुत सारी ऐसी मान्यताएं, रीति रिवाज है प्राचीन समय से, जब तक कि वो मान्यताएं, रीति रिवाज संविधान का वॉल्यूशन ना करे, तब तक उन रीति रिवाजों, मान्यताओं को चलाते रहते हैं, और धीरे धीरे वो भी क्या हो जाती हैं? कानून के रूप में बन जाती हैं। हमारे और ब्रिटेन में यही अंतर है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको आलिखित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में मोस्टली वो रीति रिवाजों का परसेंटेज ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं है, उनने भी लिखा है, लेकिन बस एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना करके बैठ करके एक बार भी नहीं लिखा। जो उनके यहाँ रीति रिवाज चलते चले आ रहे हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को ही कानूनी रूप दे दिया गया है। हम में और ब्रिटेन के संविधान में यही अंतर है। हमारे में भी रीति रिवाज, मान्यताएं कानून के रूप में स्वीकार की गई हैं, लेकिन परसेंटेज कम है। अब ब्रिटेन में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। हमने एक बार में बैठ करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना के हमने संविधान लिखा, ब्रिटेन ने ऐसा काम नहीं किया है। उसको जब समझ में आया कि यार इसको अब कानूनी रूप दे दिया जाना चाहिए, तो उसने कानून बना दिया। हमने क्या किया? हमने पहले बनाया और फिर उसको अप्लाई किया। वो अप्लाई करता चला आ रहा है, अब बाद में उसने उसको लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। इसलिए हम कह रहे हैं वो अलिखित है और हम लिखित हैं। ठीक, तो एक तो अध्यादेश हो गया, कोर्ट का कोई जजमेंट हो गया, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया वो हो गया, साथ ही साथ रीति रिवाजें, मान्यताएं हो गई। और कभी कभी हम देखेंगे कि अचानक से जो है, एक दिन मोदी जी आते हैं टीवी पे और वो कह देते हैं कि कल से अब ऐसा होगा। उनने भी एक कानून बना दिया, उसको भी तो उतनी ही वैल्यू प्राप्त है कि नहीं प्राप्त? उसको भी उतनी वैल्यू प्राप्त है। सुबह सुबह पुलिस सेक्शन में आ जाएगी, तो वो भी क्या है? वो भी तो एक तरीके से कानून ही है, नहीं कानून? लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके बोल देंगे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके ही वो क्या करेंगे? वो किसी ना किसी, कोई ना कोई जो है कानून को इम्प्लीमेंट कर देंगे, बना देंगे। उसको भी सेम वही पावर प्राप्त है। ठीक, तो ये पांचों तरीके से जो भी ये प्रोविज़न आ रहे हैं, ये सब पार्ट्स किसके हो जाएंगे? पॉलिटी के। एक मैं अगर एग्जांपल दूं, मान लीजिए सबके घरों में, सबके घर का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है। बस हमारे घरों में लिखित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अलिखित होता है। जैसे अब घर में सब लोग रह रहे हैं, लेकिन अब पिताजी डेली सुबह सुबह देख रहे हैं कि यार जो है सुबह ये 7 बजे निकल जाता है, रात में 10 बजे आता है। न पढ़ने का इसका कोई समय है, ठीक है, ना इसका कॉलेज जाने का समय है, पता चला कॉलेज नहीं जा रहा। ठीक, यानी कि सभी लोग, घर के सभी लोग क्या कर रहे हैं? सब अव्यवस्थित रूप से जी रहे हैं। तो एक दिन वो बैठे और बैठ के मम्मी को ही बुलाए कि इधर आओ, और घर के लिए एक हम लोग संविधान तैयार करेंगे और सबको क्या करना है? उसी के अनुसार सबको काम करना है। तो पिताजी ने एक डायरी उठाई और उस डायरी को उन्होंने पहला पन्ना लिखा, और पहला पन्ना खोला, उसमें लिख दिया घर को संचालित करने से संबंधित कानून। घर को संचालित करने से संबंधित कानून, यानी कि अब उस डायरी में आप पहला पन्ना ही खोलेंगे और पहले पन्ने में ही लिखा हुआ दिख गया आपको घर को संचालित करने से संबंधित कानून। आप समझ गए कि इसमें वो सारी बातें लिखी होंगी जो कि घर में रहने वाले व्यक्ति को मानना होगा। और उन्हें पहले पेज में एक लिख दिया कि सब लोग जो है बड़े अवस्थित रूप से रहते थे, अब इसी संविधान के, इसी कानून के अनुसार सबको सुबह जगना होगा, खाना पीना होगा, ठीक है, जल्दी घर आना होगा, जल्दी सोना होगा। ये सब पहला पन्ना आपने पढ़ा। पहला पन्ना पढ़ के आप क्या समझ गए कि इसमें किस किस चीज़ से संबंधित कानून बताए गए हैं? जगने संबंधित, खाने संबंधित, लौट के आने संबंधित, सोने संबंधित, ठीक है, वर्कआउट से संबंधित, पढ़ने संबंधित। पहला पन्ना खोल के आप पूरी किताब को समझ गए, नहीं समझ गए कि इसके अंदर क्या क्या होगा? तो वही तो है हमारा प्रियम्बल। उस प्रियम्बल में हमने पहला पन्ना पढ़ते ही हम समझ गए ना कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी सब कुछ आ गया कि भारत के लिए ये बातें की जा रही हैं,
ये सब करने के लिए, लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए, ठीक है, उनमें जो है भावना, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, बंधुता की भावना जगाने के लिए, समानता लाने के लिए। तो हमने पहला पन्ना खोल के हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को समझ गया कि इसके अंदर आखिरकार है क्या, और इसीलिए तो प्रियम्बल को बोला जा रहा है कुंजी कॉन्स्टिट्यूशन की आईना, दर्पण। ठीक, तो पहले पेज से आप ये समझ गए। अब पिताजी ने दूसरा पेज खोला और उसमें उन्होंने क्या कर दिया, पॉइंट डाल करके उन्होंने पहला पॉइंट डाला और लिखा सुबह जगने से संबंधित नियम। सुबह जगने से संबंधित नियम, पहला पॉइंट डाल दिया। ठीक, दूसरे पॉइंट में क्या डाल दिया, वर्कआउट से संबंधित नियम। ठीक है, तीसरा डाल दिया ब्रेकफास्ट से संबंधित नियम, फिर डाल दिया स्टडी से संबंधित नियम। ये पूरा क्या किया गया, पहले पन्ने में पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट करके लिख दिया उनने। अब आप पहला पन्ना खोलेंगे तो इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट सब पड़ा हुआ है। यही तो है पार्ट, भाग, यानी किस किस के बारे में आगे जाकर के कानून बनाया जा रहा है। ये सारे क्या है, पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। तो जिस जिस बारे में उस किताब में बताया गया सब वो लिख दिए गए पहले ही, तो क्या है पार्ट। अब फिर से अगला पेज खोला, अब उसमें ऊपर हेडिंग पर रही सुबह जगने से संबंधित है, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट 1, घर के सभी लोगों को सुबह 4 बजे जगना होगा। ठीक है, सुबह जो थोड़ा सा घर से किसी काम से लेट आया है वो 5 बजे भी जग सकता है। ठीक, छोटे बच्चे हैं उनको 6 बजे जगना है। सब पॉइंट वाइज करके उन्होंने लिख दिया। यही क्या, यही तो है आर्टिकल। पार्ट को जब और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, भागों को जब और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, वही क्या है, वही है पार्ट, वही आर्टिकल्स। ठीक, अब मान लीजिए अब उसमें लिखा हुआ है सुबह 5 बजे सबको जगना है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने फिर उसके भी अंदर उन्होंने लिख दिया कि अगर कोई बीमार है तो अगर कोई बीमार है तो वो 6 बजे भी जग सकता है या 7 बजे जग सकता है। तो वही तो है भाई आर्टिकल से। और आर्टिकल के बाद हम देख रहे हैं कि जो क्लॉजेज होते हैं भाई, आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल को जब कोई आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाए तो उस आर्टिकल को फिर हम और ज़्यादा टुकड़ों में बांट देते हैं, तो वही क्या है क्लॉजेस, और फिर उसी के अंदर आते हैं सब क्लॉजेस। तो 5 बजे जगने संबंधित नियम तो है, लेकिन उसमें जो उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया कि अगर कोई बीमार है तो वो 6 बजे भी जग सकता है, तो उसको किस में लिखा जाएगा, फिर क्लॉजेज में एक और पॉइंट बना करके। ठीक, तो ऐसे करके जगने से भी संबंधित हो गया, ब्रेकफास्ट से भी हो गया, सब बना करके उन्होंने एक डायरी बना के घर में रख दी। लेकिन अब आप क्या है, अब बता दिया गया सबको कि आज के बाद इसी के अनुसार ही सबको काम करना है, बता दिया गया घर में सबको। लेकिन आप जो है सुबह 7 बज गया, आप लेटे सो रहे हैं, 7 बज गया है और जगना कितने टाइम था, 5 बजे, और लेटे सो रहे हैं। तो पिताजी आए, उन्हें एक जोरदार लात मारी तुम्हारे और तुम बेड से गिरे और जग गए। तो ये क्या था जो लात पड़ गई तुम्हारे, यही है पॉलिटी, यही है पॉलिटी। अप्लाई हो गई कि नहीं हो गई, क्या समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। यानी वो जो लिख के रख दिया गया वो तो है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जब तक कोई इसको लागू कराने वाला ना हो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप से लागू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो दिशा निर्देश हैं, वो लिखे रखे हैं, ग्रंथ बना रखा है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लागू कराना पड़ेगा। और लागू किसके द्वारा कराया जाएगा, सरकार के द्वारा। और घर में गवर्नमेंट कौन है, ठीक है, तो उसको अप्लाई करा दिया गया पॉलिटी। क्लियर। ऐसे ही अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक पार्ट है सुबह ब्रेकफास्ट से संबंधित नियम, पार्ट 3 में है ना, हाँ पार्ट 3 में है ब्रेकफास्ट संबंधित नियम। अब आपको देखना है कि यार ब्रेकफास्ट से संबंधित नियम क्या है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, पार्ट 3 को आप खोलेंगे, उस पर लिखा हुआ कि नाश्ते में सुबह ये नाश्ता बनेगा, मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, वेडनेसडे को ये बनेगा, ठीक। अब मान लीजिए उसमें ये तो अच्छा सपोज है, थोड़ा सा हम लंच को चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे, लंच को में चलते हैं। लंच से संबंधित नियम है मान लीजिए भाग 6 में। अब जो है नई बहू आई तुम्हारी घर, ठीक है, अब उस नई बहू को भी तो संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। तो अब उसको कहा गया कि बेटा, तुम्हारी मम्मी ने कहा कि बेटा भाग 6 में लंच से संबंधित नियम है, तो उसको देख लेना और देख करके उसी के अनुसार लंच बनाना। तो उसने खोला, उस पर लिखा हुआ था कि सोमवार को दाल चावल सब्जी रोटी बनेगी। तो सिर्फ उसमें क्या लिखा है, दाल चावल सब्जी रोटी, इतना लिखा हुआ है। लेकिन जब उसको ये जानना होगा कि यार कौन सी सब्जी बनेगी, इतना डिटेल में जब जाना होगा, और सब्जी में नमक कम पड़ेगा कि तेल ज़्यादा पड़ेगा, मसाले कितने पड़ेंगे, किस अनुसार पड़ेंगे, तो अब हर चीज़ वहीं आर्टिकल में नहीं लिखी जा सकती, फिर वो आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको किस में लिख देते हैं, शेड्यूल में।
जब आर्टिकल के बारे में बहुत ज़्यादा क्या देनी है, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की शपथ, एमएलए की शपथ, एमपी की शपथ, केवल आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? ओथ। लेकिन ओथ क्या लेगा? वो लिखा हुआ है कहाँ? शेड्यूल में। समझ आ रही है ना? भाग 1 में दिया हुआ है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में। लेकिन कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं, कब बने, ये सब कहाँ दिए होंगे? शेड्यूल 1 में। ठीक। लैंग्वेज की बात की गई है, लैंग्वेज की बात की गई, लेकिन कौन कौन सी लैंग्वेजेस शामिल हैं, कहाँ दिया हुआ है? शेड्यूल 8 में। तो जब किसी आर्टिकल के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? शेड्यूल में। क्योंकि वहीं पर आप आर्टिकल को इतना बड़ा कर दोगे, मज़ा ना आएगी भाई। हम बुक देखते हैं ना, तो बुक में भी हम देखते हैं कि एक कोई पॉइंट लिखा होता है, लेकिन वहीं पर लिखा होता है कि इस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस पेज में है, होता है। तो आप क्या करेंगे? आप उसका एक्सप्लेनेशन जाके उस पेज में देख लेंगे, क्योंकि वहीं पर उसी जगह पर सारा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया सकता, थोड़ा सा सुंदर भी तो बनाना है। ठीक। तो अब तुम्हारी बहू ने क्या किया? उसको लंच में देखना है क्या बनाना है, तो उसमें तो केवल लिखा हुआ सब्जी। ठीक है, ये बहू की बात कहाँ चल रही है? ठीक है। लेकिन वो क्या करेगी? वो जाएगी शेड्यूल में, और शेड्यूल में लिखा होगा कि मंडे को बनेगी लौकी, ट्यूसडे को बनेगी कुछ और पनीर, है ना, ऐसा। तो ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन कहाँ होगा? शेड्यूल में। ठीक है। अब देखो, शेड्यूल समझ गए आप, आर्टिकल समझ गए, क्लॉजेस समझ गए, सब क्लॉजेस समझ, वही है, सब क्लॉज भी वही है। जब क्लॉज भी बड़ा हो जाए तो उसी को और छोटे टुकड़ों में काट देते, सब क्लॉज हो जाता है। पार्ट भी समझ गए, प्रीएम्बल भी समझ गए, क्या होता है आर्टिकल तो समझ ही गए। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? अब इसकी बहू आई, ठीक, इसकी बहू का, इसकी पत्नी आई, है ना। अब बहू आई नहीं रही, अब उसकी आदत, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ, तो तुम इधर आ जाओ। मैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इधर उधर रजनीकांत तो बनना चाहूँगा, है ना। तुम उठ के, दोनों लोग, तुम दोनों उठ के आओ, इधर आओ। देखो दोनों कुर्सियाँ खाली हैं, हट इधर आओ उठ के। एक तो वैसे भी मेरा गला ख़राब है और तुम ख़राब करवा दो, कल से क्लासों नहीं ले पाऊँ। और किसी को आवाज़ नहीं आ रही? तुमको भी नहीं आ रही तो तुम भी आओ। कोशिश करो थोड़ा सा नज़दीक बैठा करो यार, है ना। देखो माइक भी नहीं आज रख के गए। कोशिश किया करिए कि बहुत ज़्यादा फैल के ना बैठने की कोशिश किया करिए। वैसे भी उधर पंखा नहीं लगा है, तो पंखा तो यहाँ पे नहीं लगा है, तो लेकिन कोशिश किया करो थोड़ा सा नज़दीक रहो, है ना। मेरी थोड़ा सा मजबूरी को समझो, इस समय मेरी हालत बहुत ख़राब है गले की। तो हाँ, अमेंडमेंट की बात कर रहे थे। पीछे वालों को तो दिक्कत नहीं हो रही? आवाज़ आ रही ना? वैसे मेरी आवाज़ काफ़ी लाउड है, ऐसा मुझे लगता है। वो थोड़ा सा गले की वजह से दिक्कत हो रही है, वरना मेरी आवाज़ इस पूरे हॉल के लिए पर्याप्त रहती है। तो अब इसकी बहू आई। अब इसकी बहू की तो आदत घर में पड़ी थी 8 बजे तक सोने की अपने मैके में, और यहाँ नियम क्या है सुबह जगने का? 5 बजे, 4 बजे या 5 बजे। और एक नियम क्या है कि सुबह चाय भी नहा के ही बननी है। ठीक। तो अब या तो बहू आए और उसके ऊपर तुम ज़बरदस्ती वो नियम लगाओ, तो नियम लगाओगे तो 1 हफ्ता तो ढंग से काम करेगी, और 1 हफ्ते बाद क्या है? विद्रोह चालू करेगी। तो अब जब घर में कोई नया सदस्य आए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने नियमों को थोड़ा सा तो संशोधित करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? या तो अगर आप अपने घर को सही ढंग से चलाएं, वैसे ही घर को हम लेते हैं देश के रूप में, तो या तो अगर आपको अपने घर को सही ढंग से चलाना है तो आपको समय समय पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो देश का हो चाहे घर का हो, वो बहुत रिजिड हो, बहुत कठोर हो, तो लोगों में धीरे धीरे विद्रोह चालू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने संविधान को आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि अगर बहू आए तो उस बहू को आप एडजस्ट होने का मौका तो कम से कम दें। अब 8 बजे जगने की आदत है, तुम उसे 4 बजे डेली जगा दे रहे हो, तो कितने दिन वो जगेगी ढंग से? 1 हफ्ता। उसकी आदत है पहले बेड में टी पीने की, और तुमने कहा कि नहा के चाय बननी है, तो कितने दिन वो काम करेगी ढंग से? नहीं, अब स्वाभाविक से विद्रोह करेगी। तो अब आपको उसको, चूँकि अपने घर को तुम्हें सही ढंग से चलाना है ना, तो तुमको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा अपने घर का कानून कि चलो ठीक है, नई बहू है, इसको कुछ देने के लिए इसको रिलैक्सेशन है, ये 6 बजे जग सकती है। मतलब 8 बजे जगती थी, घर में नियम है 4 बजे का, तो बीच का रास्ता क्या हो गया बेटा? 6 बजे। ठीक। चाय तो चलो ठीक है, चाय तुम बिना नहाए पी लो, लेकिन नाश्ता नहा के करना पड़ेगा, है ना। कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हमारे संविधान में भी है। तो हमारे संविधान को अगर देखेंगे तो हमारे संविधान के भी, जो हमारा संविधान है, संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि हमारा संविधान ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है।
बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लचीले का भी मतलब ये है फ्लेक्सिबल का कि तुरंत उसमें संशोधन हो जाए। ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ तुरंत संशोधन हो जाएगा, बाकायदा उसमें जो भी अमेंडमेंट होंगे उस अमेंडमेंट में प्रॉपर जो है उसको विधायिका के द्वारा पास कराना पड़ेगा दोनों सदनों से, और विशेष बहुमत से, कहीं कहीं साधारण बहुमत से, कहीं विशेष बहुमत से, कहीं विशिष्ट बहुमत से पास कराना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब जाके अमेंडमेंट होगा। ऐसा नहीं कि बस मोदी जी एक दिन उठे और कह दिए कि आज से जो है, आज से सुप्रीम कोर्ट का पद ख़त्म है ना, या फिर मतलब कुछ भी। तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि तुरंत भाई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। घर का संविधान बहुत फ्लेक्सिबल हो कि बहू आ जाए कहने लगे नहीं मैं तो 10 बजे उठूँगी, नियम चेंज करो, तो उससे भी क्या हो जाएगा, घर का पूरा सब डिस्टर्ब। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए, कठोर। तो हमारे देश का संविधान क्या है, मिला जुला रूप है, ना बहुत फ्लेक्सिबल और ना बहुत ज़्यादा रिजिड। ठीक। दूसरे संविधान की विशेषता क्या होती है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो हमारे देश का जो संविधान है कैसा है, लिखित संविधान है। क्यों है लिखित संविधान, क्या कारण है कि लिखित संविधान कहेंगे हम अपने देश के संविधान को? हमारा संविधान बड़ा है यहाँ पे। अच्छा, बड़ा है, ये तो तुम बिल्कुल इरेलेवेंट निकल गई। नहीं, यहाँ पे सबकी राय लेनी थी, इसलिए भारत के सभी देशों से आए लोग। पॉइंट में घुमा घुमा के बता रही हो, टू द पॉइंट बताओ, क्यों है हमारे देश का संविधान लिखित? क्योंकि सभी की राय चाहिए थी, इसलिए। एक प्रॉपर संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा ने संविधान को लिखा, इसलिए है लिखित संविधान। प्रॉपर सबकी राय, किसकी, तुम्हारी कब राय ले ली जाती है? नहीं सर, वहाँ पे हुआ था ना, मतलब कुछ लोगों तो तभी तो हुआ था जब संविधान सभा बना था कि बिना संविधान सभा की सबकी राय ले ली जाएगी। सबकी राय ली जानी थी, इसलिए संविधान सभा बना। अगर आपसे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान क्यों लिखित संविधान कहलाता है, तो सबकी राय नहीं बताएंगे आप बताएंगे कि एक संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा ने एक निश्चित समय में संविधान को लिखा। और हाँ, इसमें आप जोड़ सकते हैं कि सबकी राय ली गई, वो ठीक है, वो सेकेंडरी पॉइंट है। लेकिन प्राइमरी पॉइंट क्या है कि एक संविधान सभा का गठन किया गया प्रॉपर, और उसने एक निश्चित समय में, कितने समय में, 2 साल 11 माह था। हाँ, तो ये तो रटा ही होगा बिल्कुल, हाँ उम्मीद थी मुझे, ठीक है ना। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिखा प्रॉपर, और एक प्रॉपर एक संविधान सभा ने लिखा, और उस संविधान सभा का प्रॉपर चुनाव हुआ। ऐसा नहीं कि जो मन के बैठ गए, प्रॉपर उस संविधान सभा का चुनाव हुआ। आम जनता के लोगों से ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। आम लोगों के बीच से कैसे चुना गया, क्योंकि उससे जस्ट पहले प्रांतीय सभाओं के चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो उन प्रांतीय चुनाव में जो कैंडिडेट जीते थे उन्हीं को मोस्टली संविधान सभा में ले लिया गया था। आगे हम बात करेंगे, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भारत का जो संविधान सभा है वो तो आम लोगों की सभा ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो प्रॉपर चुनाव ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि उस समय जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, उस प्रांतीय चुनाव में आम लोगों ने ही चुन के लोगों को भेजा था, तो ऑलरेडी लोगों के प्रतिनिधि थे ना वो, और वो उन्हीं को ले लिया गया संविधान सभा में। तो अल्टीमेटली इनको भारत के ही लोगों ने तो उनको अपना नेता बनाया था। अगर भारत के लोग उनके समर्थन में ना होते तो प्रांतीय चुनाव में इनको जिताते ही नहीं, ठीक। तो संविधान सभा का प्रॉपर वे में चुनाव नहीं हुआ, लेकिन वो प्रांतीय सभा के लोगों को बुला लिया गया ऑलमोस्ट, ठीक है जी। चलिए, तो हाँ, एक ये भी हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत का संविधान तो केवल एक कॉपी है, सिर्फ क्या किया गया, कॉपी पेस्ट मार लिया गया। भाई कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भारत के संविधान में भारतीय संविधान सभा ने कोई अपना दिमाग ही नहीं लगाया, उन्होंने केवल कॉपी पेस्ट मारा। तो भैया कॉपी नकल करने के लिए भी तो दिमाग लगाना चाहिए। तो हमने प्रॉपर, हमने ठीक है, हमने दूसरे के संविधान से हम इंस्पायर्ड हुए, उसको हमने कॉपी नहीं मारा, हम क्या हुए, उससे प्रभावित हुए, इंस्पायर्ड, जो उसकी अच्छी चीज़ें थी उन अच्छी चीज़ों को हमने एक्सेप्ट किया। तो अच्छी चीज़ों किसी से भी, कोई भी हो, आप में भी कोई अच्छी चीज़ें होंगी, मुझे आपसे सीखने में कोई बुराई नहीं है, मुझ में कोई अच्छी चीज़ें होंगी, आप मुझसे सीख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते ना कि आपने मुझे कॉपी कर लिया, मैंने आपको कॉपी कर लिया। जो अच्छी चीज़ें थी, जहाँ से मिले आप अच्छी चीज़ें आप स्वीकार करिए। तो हमने क्या किया, बहुत सारे देशों के संविधानों को उठाया। BN राव जी ने क्या किया, बहुत सारे देशों के संविधानों को उठाया, और संविधानों को उठा करके BN राव क्या थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की तरफ से भेजे गए जैसे। तो संविधान का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था, बेनिगल नरसिम्हा राव को, उनको संविधान का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो एक वो और एक BR अम्बेडकर, दो थे जो संविधान के बहुत बड़े अच्छे जानकार थे। तो बेनिगल नरसिम्हा राव चूँकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज रह चुके हैं, तो उनको ऑलमोस्ट सभी देशों के संविधान के बारे में नॉलेज था। भाई हमारे देश का जो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया या जो जज होगा उसका हमारे देश के बारे में पता होगा, संविधान के बारे में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय देशों के संविधान के बारे में पता ही होगा। तो उनने लगभग 60 देशों के संविधान को उठाया बेनिगल नरसिम्हा राव जी ने, और उन 60 देशों के संविधान की स्टडी की प्रॉपर।
स्टडी करके जो उसकी अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्सों को एक जगह पर इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक क्या बना दिया, एक पूरी बुक बना दी, एक पूरा संविधान बना दिया। अब ये सब इस तरह तो फिर आप कह रहे हैं कि BN राव ने ही संविधान का निर्माण किया है, तो एक्चुअली में उसको छांटा पूरा सारा काम किसने कर दिया था, BN राव ने ही। बाद में उसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए, उसमें काट छांट करने के लिए, क्या चीज़ें और ऐड करनी है, क्या हटा देना है, इसके लिए बनी ड्राफ्टिंग कमेटी। समझ आ रहे हैं ना। BN राव जी ने पूरा जो सारा कुछ पका के रख दिया था BN राव जी ने, बाद में फिर उसकी ड्राफ्टिंग की गई कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए सही नहीं है, और इसमें क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, क्या सुधार हो सकते हैं। ठीक है, लोगों के संशोधन मांगना, लोगों के विचार पूछना, ये सब काम किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। और ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया, प्रॉपर उसमें 7 सदस्य बनाए गए ड्राफ्टिंग कमेटी में। अध्यक्ष कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, BR अम्बेडकर, 6 अन्य सदस्य, और उन लोगों ने प्रॉपर उसकी क्या की, ड्राफ्टिंग की, और ड्राफ्टिंग करके उन्होंने उस ड्राफ्ट को प्रस्तुत कर दिया और उसी को फिर लागू कर दिया गया। ठीक, और इस तरीके से हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। किस डेट पे लागू हुआ था, 26 जनवरी। उसके जो है, जो हमारे मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेट, जिस डेट का निर्धारण किया गया है, पूरी तरीके से लागू 26 जनवरी को हुआ, लेकिन फिर भी उसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित कर लिया गया उससे पहले ही। हमने मान लिया, देखो दोनों में अंतर क्या है, 26 नवंबर और 26 जनवरी में दोनों में अंतर क्या है। 26 नवंबर को हमने पूरी तरीके से अपना फेथ, अपना बिलीव हमने बता दिया कि इस संविधान को हम मानेंगे, हमने आत्मार्पित कर, अंगीकृत सब, लेकिन डेट रख दी गई 2 महीने बाद की कि इस 2 महीने बाद से ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, इसके अनुसार ही सबको काम करना है। 2 महीने पहले सबको बता दिया गया कि इसी को मानना है, पढ़ लो समझ लो, और 2 महीने के बाद क्या, इसके अनुसार ही सबको काम करना है। जो नहीं काम करेगा तो वो फिर लीगल एक्शन होगा। ठीक, तो 26 नवंबर को पूरी तरीके से सब कर लिया गया और 26 जनवरी को उसको पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक, तो आप कहिए सर ये 2 महीने का आखिरकार बफर टाइम क्यों दे दिया गया, 26 नवंबर को ही कर लेते हैं भाई। जब 26 नवंबर को पूरा रेडी हो चुका था तो 2 महीने इंतजार करने की ज़रूरत क्या थी। जिसको पता है वो ना बताएगा, जिसको नहीं पता वो बताएगा। हाँ तुम बताओ। सर उस दिन अंग्रेजों से कुछ हुआ था ना, पूरी तरह गए थे या कुछ? 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत हो गया, आत्मार्पित हो गया, सब हो गया, फिर भी हम 2 महीने इंतजार किए। और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था, कहाँ मनाया गया था, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कहाँ, लाहौर में, ठीक है ना। कब, 1929 में, 1929 के दिसंबर में लाहौर का अधिवेशन था कांग्रेस का। अब इसमें क्या हुआ कि वहीं पर एक प्रस्ताव पास किया गया कि अब हमको ये सब, अब हमें नहीं चाहिए कि भाई हमको अब राजनीति, भाई उस समय तक तो अभी सभी जो भी भारतीय क्रांतिकारी हैं सब अंग्रेजों से कह रहे हैं ना कि हमको भी यार अपने उसमें विधायिका में शामिल कर लो, गवर्नर जनरल की जो कमेटी उसमें शामिल कर लो, अभी तक सब ये कहा जा रहा है। लेकिन अंग्रेज़ क्या है, अंग्रेज़ शामिल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत शामिल कर ले रहे हैं तो कर ले रहे हैं। तो इसमें ये प्रस्ताव पास कर लिया गया 1929 में लाहौर अधिवेशन में कि अब हमको ये सब नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल होने की बात नहीं करनी, अब बात करनी है पूर्ण स्वतंत्रता की, पूर्ण स्वराज की। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर में ही रावी नदी के तट पर तिरंगा फहरा दिया गया और स्वतंत्रता दिवस मना दिया। कांग्रेस ने कहा कि आज से हम क्या है, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, भले हुए नहीं लेकिन स्वतंत्र हम घोषित करते हैं कि आज से हम क्या, हम ब्रिटिश के कंट्रोल में, हम स्वतंत्र हैं। ठीक, अब इसी 26 जनवरी को हर साल कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, स्वतंत्रता दिवस मनाती चली आ रही है। ठीक, अब 26 नवंबर को तो हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया, अंगीकृत हो गया, आत्मार्पित हो गया, अधिनियमित हो गया। लेकिन अब ये निकल के बात समझ में आई कि यार 26 नवंबर की डेट को तो चलो संविधान अगर हमने लागू कर दिया तो लोग उस दिन को मनाने लगेंगे रिपब्लिक डे। जिस दिन संविधान लागू होगा उस दिन से हम क्या हो गए, रिपब्लिक हो गए, तो लोग मनाने लगेंगे रिपब्लिक डे। और स्वतंत्रता दिवस ये मना रहे थे 26 जनवरी को, और देश स्वतंत्र कब हो गया, 15 अगस्त को। तब ये तो अंग्रेजों से कह नहीं सकते कि यार और रुक जाओ जरा 4-5 महीना, 26 जनवरी को हमको स्वतंत्र करना, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को है तो हम उसी दिन स्वतंत्र होना चाहते हैं, ये तो हो नहीं सकता था। तो स्वतंत्रता दिवस तो हो गया 15 अगस्त को। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया 26 नवंबर को, मान लीजिए लागू हो जाता। तो जो 26 जनवरी को जो ये एक हिस्टोरिकल डेट है कांग्रेस पार्टी की, जो ये एक हिस्टोरिकल डेट है, तो इसको तो लोग धीरे धीरे भूल नहीं जाते। भाई अब स्वतंत्रता दिवस आप मना रहे हैं 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस मना रहे होते 26 नवंबर को, तो 26 जनवरी को तुम याद रखते क्या,
चलो एक आध जनरेशन वाले याद रखते, या फिर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है ये थोड़ा बहुत याद रखते कि उस दिन कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन आम लोग याद रखते क्या? नहीं याद रखते, भूल जाते लोग धीरे धीरे। तो कांग्रेस ने कहा कि यार ऐसा करते हैं हम कि 26 नवंबर को हम अपने संविधान को क्या कर लेते हैं, अधिनियमित कर लेते हैं। ये सबको अनाउंस कर देते हैं कि ये हमारा संविधान है, लेकिन इसको हम पूरी तरीके से लागू करते हैं 26 जनवरी को, ताकि उस डेट की जो प्रासंगिकता है वो भी बनी रहे, लोग हमेशा याद रखें। तो हमने रिपब्लिक डे का मना लिया 26 जनवरी को, और 26 नवंबर को हमने किस डेट के रूप में उसको घोषित कर दिया? विधि दिवस। अब बाद में वही जाके हो गया संविधान दिवस। पहले क्या था? वही विधि दिवस, बाद में वही क्या हो गया? संविधान दिवस। ठीक, तो अब क्या है, हम देख रहे हैं कि अब ये जो तीनों डेटें हैं, तीनों डेटों की प्रासंगिकता बनी हुई है, 15 अगस्त भी, 26 नवंबर भी, 26 जनवरी भी। लेकिन सही बताओ कि क्या आपको 26 नवंबर ज़्यादा याद रहता है कि 26 जनवरी ज़्यादा याद रहती है? स्वाभाविक सी बात है, यही कंडीशन होती तब अगर 26 जनवरी को ये लोग मान लो उसको कुछ नाम वाम दे दिए होते, तो धीरे धीरे लोग क्या 26 जनवरी को इतना महत्वपूर्ण ना मानते, 26 नवंबर को ही सब कुछ महत्वपूर्ण मानते। ठीक, तो ये कारण रहा उस समय होने का। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब एक बात जो तुमने कहा कि संविधान अधिनियमित हुआ 26 नवंबर को और लागू हुआ 26 जनवरी को, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा प्रियम्बल में लास्ट में लिखा हुआ है ना कि आज हम सभी एकत्रित होकर तिथि 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत करते हैं। लेकिन ब्रैकेट में एक डेट और दी हुई है, मैंने शायद लास्ट टाइम भी बात की होगी, पिछले बार में कोई था जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया था, तो एक डेट और दी हुई है ब्रैकेट में, हिंदी में दी हुई है। क्या क्या? ठीक है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमे, संवत 2006 विक्रमे, यही दी हुई है ना। ठीक, तो इसको जरा मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमे, यही दी है हिंदी में डेट। तो अब देखो, सबसे पहले बताया दिया गया मिति मार्गशीर्ष, यानी महीना कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष का महीना है। ठीक है, माघ नहीं है, मार्गशीर्ष। अग्रहण को शायद मार्गशीर्ष कहा जाता है। हाँ, अग्रहण को ही शायद मार्गशीर्ष कहा जाता है। हाँ, वो माघ अलग महीना है, ये मार्गशीर्ष है। ठीक है ना। हिंदी महीने आते हैं किसी को? सुनाओ एक सेकेंड। वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, श्रवण बोलते हैं उसी को, श्रावण, भादव, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये जो अग्रहण है, यही अग्रहण को ही कहते हैं मार्गशीर्ष। ठीक, मैं भी वो कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। ठीक, तो पौष के बाद अग्रहण आता है, और पौष का महीना कौन सा है? दिसंबर का। अगहन के बाद पौष आता है। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कैसे याद रखता हूँ, मुझे 4, 5, 6 महीने मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो मैंने 3-4 को पकड़ लिया है। एक तो पौष, वो नहीं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, पूस की रात, तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो दिसंबर, और इसके जस्ट पहले अग्रहण। तो मैं अग्रहण में, मैं सही बताऊँ, कोई वो नहीं, अग्रहण में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो इधर उधर में उसको अग्रहण को कर देता हूँ। ठीक है, सावन भादो याद रखा है क्योंकि बारिश होती है वो तगड़ी सी। ठीक, तो जो अग्रहण का महीना है, तो लमसम नवंबर का महीना है अग्रहण। और यही देखिए हमारे संविधान में या तो 26 नवंबर लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ मार्गशीर्ष, तो वही जो नवंबर का महीना है वही है मार्गशीर्ष, और हम उसी को बोलते हैं अग्रहण। ठीक, तो जो अग्रहण है वही है मार्गशीर्ष। ठीक, तो एक तो इसने महीना बोल दिया, मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष का महीना नवंबर। ठीक, फिर बोला है शुक्ल सप्तमी, यानी कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होते हैं? सन, सॉरी, अर्थ है, मून है ना,
यहाँ पर भी मून आ गया, ये भी मून है। भाई हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है ना। अब चंद्रमा हम देखते हैं कि हर 14 दिन में 15 दिन में वो क्या करता रहता है, वो अपनी कलाएं बिल्कुल से बदल लेता है। यानी कि अमावस्या आएगी और अमावस्या के 15 दिन के बाद क्या आ जाएगी, पूर्णिमा आ जाएगी, फिर 15 दिन बाद फिर अमावस्या आ जाएगी, फिर पूर्णिमा आ जाएगी। यानी कि अगर ये वाली स्थिति है मून की, अमावस्या की, अमावस्या की, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यू मून। मान लीजिए ये अवस्था है न्यू मून की, अमावस्या की। तो अब चंद्रमा क्या है, क्योंकि चंद्रमा को तो घूमना है पृथ्वी के चारों तरफ, तो चंद्रमा जब यहाँ पर आएगा तो इसको हम कह देंगे प्रथमा। पहले हम डेट देखते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, चतुर्थी, ऐसे करते करते सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दशी, और फिर चतुर्दशी के बाद फिर आ जाएगी क्या, पूर्णिमा। और पूर्णिमा के बाद फिर वही प्रथमा, द्वितीया, तृतीया करते करते चतुर्दशी होते हुए फिर अमावस्या। तो एक बार यहाँ पर अमावस्या में यहाँ पर होगा मून, और फिर ये हो गया पूर्णिमा, यानी कि 15वें दिन पूर्णिमा, इसी को कह देते हैं फुल मून। और यहाँ पर आ गया मून, ठीक। लेकिन मून जब इस वाले पथ में है, इस पथ में, यानी अमावस्या से जब वो पूर्णिमा की ओर चल रहा है, तो एक देखो दो पक्ष हो गए, एक पक्ष तो ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया, यानी 15 दिन का एक पक्ष है, अमावस्या से पूर्णिमा तक एक पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक दूसरा पक्ष। तो एक होगा शुक्ल पक्ष, एक होगा कृष्ण पक्ष। तो अब देखो यहाँ पर तो है अमावस्या, और अमावस्या को चंद्रमा बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल काला दिखाई देता है। ये मतलब कहने का मतलब दिखाई नहीं देता, मतलब वो डार्क साइड में आता है ना, दिखाई नहीं देता, ठीक। तो अब जब चंद्रमा न्यू मून से फुल मून की ओर चल रहा है तो धीरे धीरे ब्राइट होता जा रहा है ना। पहले दिन थोड़ा सा दिखाई देगा, दूसरे दिन और ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा, और पूर्णिमा के दिन फुल मून दिखाई देगा पूरा। और रातें कैसी होंगी, बिल्कुल उजाली रातें होंगी। और न्यू मून को रातें क्या होंगी, अंधेरी होंगी। उसी दिन काली शक्तियाँ क्या हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा हावी होती, कहते हैं ना, किसी दिन काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा हावी होंगी, ठीक। खैर, तो अब जब चंद्रमा देख रहे हैं कि प्रथमा को थोड़ा दिखा, द्वितीय को और ज़्यादा, तृतीय को, यानी चंद्रमा क्या चल रहा है, अपने ब्राइट फेज में चल रहा है, चंद्रमा लगातार ब्राइट होता जा रहा है। तो इसी को हम, यही वाला है पक्ष, इसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, ठीक है। चंद्रमा लगातार क्या होता जा रहा है, चमकदार होता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया शुक्ल पक्ष। और जब चंद्रमा इधर की ओर चलेगा इस पक्ष में, तो देखो चंद्रमा बिल्कुल ब्राइट था, फुल था, लगातार चंद्रमा क्या होता है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक। तो ये वाला जो पक्ष है इसी को हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। भाई कृष्ण कैसे थे, सांवले थे ना, तो लगातार अंधेरे की ओर जा रहा है चंद्रमा, तो हमने उसको क्या कह दिया, कृष्ण पक्ष। और जब वो ब्राइट हो रहा है तो उसको हमने कह दिया शुक्ल पक्ष। तो ये बात तो इससे क्लियर है इस डेट से कि ये है शुक्ल सप्तमी, यानी कि शुक्ल पक्ष है, यानी कि जो चंद्रमा है वो अमावस्या से पूर्णिमा की ओर जा रहा है। और अमावस्या के बाद कौन से दिन, 7वें दिन। अमावस्या के बाद पहले दिन प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी, ये सप्तमी हो गई, चंद्रमा यहाँ पर है, ठीक। और यही क्या है, हिंदू कैलेंडर में हम ऐसे तो डेट निकालते हैं, ठीक। और हम देखते हैं कि जो हिंदू कैलेंडर है वो कौन से संवत से चलता है, हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत, शक संवत से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो शक संवत का यूज करती है, ठीक। तो जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू के को लिखा है ना विक्रमी, यानी कि विक्रमी संवत, ठीक। और विक्रमी संवत में ईयर कौन सा चल रहा है, 2006। विक्रम संवत में ईयर कौन सा चल रहा है, 2006। और ब्रिटिश अगर हम देखें इंग्लिश कैलेंडर तो कौन सा ईयर चल रहा है, 1949, ठीक। और इसमें चल रहा है 6। तो हम क्या देख सकते हैं कि इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है भाई। अगर हम ब्रिटिश कैलेंडर को हम 0 बेस ईयर उसका लें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो है, जो विक्रमी संवत, जो ब्रिटिश कैलेंडर है, या मैं कह दूं अगर जो विक्रमी संवत है, तो इसकी स्टार्टिंग मानी जा रही है 57 से, 57 ईस्वी से विक्रम संवत की स्टार्टिंग मानी गई, और ब्रिटिश कैलेंडर की 0 से। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इसके इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा, 57 का। भाई उसको भी हम 0 माने, इसको भी 0 माने, तो 49 और 6 ये 57, ठीक। तो इसमें जो है, जो संवत है वो संवत है विक्रम संवत, और विक्रम संवत में ईयर कौन सा चल रहा है, 2006।
साथ ही साथ शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी है, और महीना है मार्गशीर्ष का या अगहन का। तो उसमें जो है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार भी डेट दी गई है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी डेट दी गई है, तो आपको दोनों को याद रखना है। मान लीजिए कभी आ जाए, ठीक है, अभी तक पूछा तो नहीं गया लेकिन मे बी कभी आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों को हिंदी की भी डेट आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गई इस दिन संविधान लागू हुआ। क्लियर? तो हमने देख लिया कि आखिरकार क्या है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में डिफरेंस, और उसके साथ साथ हमने ध्यान दे लिया कि कब ये संविधान क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। संविधान के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली, अभी आगे जाके हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को और थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो आगे जाके के आपको बहुत जगह आपको एक वर्ड सुनाई देगा, आपको हर जगह एक वर्ड सुनाई देगा, राज्य यानी स्टेट। और ये यहाँ पर स्टेट की से जो हम रिलेट कर रहे हैं वो प्रांतों को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट की डिफिनेशन अलग है कॉन्स्टिट्यूशन में। हर जगह आपको लिख के मिलेगा राज्य, राज्य ऐसा नहीं करेगा। मौलिक अधिकार जब आप पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार राज्य के ऊपर निषेधात्मक प्रवृत्ति डालता है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के दैहिक जीवन को नहीं छीन सकता, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को नहीं छीन सकता। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट हैं वो राज्यों के लिए ऊपर क्या है, एक तरीके से निषेधात्मक प्रवृत्ति के हैं, राज्य से जनता के बचाव के लिए हैं। फंडामेंटल राइट एक्चुअली में क्या है, राज्य से जनता का बचाव करते हैं कि राज्य अपनी मनमानी ना कर पाए। क्लियर? तो वहाँ पर हमें हर जगह पर राज्य दिखाई देगा, स्टेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टेट है, स्टेट में कितने, मैं कह दूँ, अवयव होने चाहिए, या स्टेट किन किन चीज़ों को मिला करके किसी भी क्षेत्र को हम स्टेट कहेंगे। इसके लिए मैं कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण क्या इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए राज्य स्टेट की। तो एक तो राज्य के अंदर जनसंख्या हो, यानी इन चार चीज़ों को मिला करके ही कोई कहलाएगा स्टेट। एक तो जनसंख्या, दूसरा भूभाग, जनसंख्या हो गया, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, एक गवर्नमेंट, और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता। तो स्टेट के लिए ये चार चीज़ें होनी आवश्यक हैं। अगर ये चार होंगे तो ही कहलाएगा स्टेट। इनमें से एक भी अगर नहीं है तो स्टेट नहीं कहलाएगा। मान लीजिए आपका सर संप्रभुता की क्या हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आप अगर संप्रभुता नहीं है, सोवरेनिटी नहीं है, तो आप अपने जजमेंट यानी कि स्वाभाविक सी बात अपने आप से आप कोई अपना डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, तो आप कहे कि आप स्टेट, आप तो आप दूसरे के अनुसार काम कर रहे हैं ना। तो सोवरेनिटी यानी संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। भाई लोग ना होंगे तो कैसे स्टेट बन जाएगा। ठीक, एक निश्चित राज्य क्षेत्र या भूभाग होना चाहिए और एक सरकार होनी चाहिए। अब सरकार तो होनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर आप कहिए सर सरकार इस तरह, तो फिर आप कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया तो फिर स्टेट ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया में मान लीजिए सरकार, अगर आप सिर्फ सरकार से संकल्पना ले रहे हैं, चुनी हुई सरकार से, तो फिर आप कहते हैं कि सर नॉर्थ कोरिया तो फिर सरकार होनी नहीं चाहिए, या नॉर्थ कोरिया को तो स्टेट होना ही नहीं चाहिए। है वो भी स्टेट, क्यों? क्योंकि सरकार भी बहुत तरीके की होती है। सरकार भी बहुत तरीके की होती है। कौन कौन सी? और इनमें से ये कोई भी सरकार हो सकती है, इनमें से कोई भी सरकार हो। अब देखो नॉर्थ कोरिया है, जनसंख्या भी है उसके पास, भूभाग भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। ठीक, लेकिन सरकार में क्या अंतर है कि वहाँ पर चल रही है डिक्टेटरशिप की सरकार, तानाशाही सरकार। देखो सरकार भी अलग अलग तरीके की है। एक राजशाही होता है, एक राजशाही होता है, राजा होता है, जनता ने नहीं चुना लेकिन चल तो रही है राजशाही, है तो सरकार कि नहीं है सरकार? बहुत कंफ्यूज लग रहा है, क्या बात है? सरकार के अंतर्गत राजशाही भी है, यानी कि राजा भी बैठा हुआ है सर्वोच्च पद पर, लेकिन है तो सरकार वो। ठीक, लेकिन वो उसे जनता ने नहीं चुना ना, वो क्या चल रहा है, वो वंशानुगत चल रहा है। राजा मर जाएगा, राजा का लड़का राजा बन जाएगा, फिर उसका लड़का राजा बन जाएगा, लेकिन है क्या? सरकार। ठीक, तो एक तो हो जाएगी राजशाही, सरकार के अंतर्गत ये भी है। तो हो सकता है कुछ देशों में राजशाही चल रही हो,
ठीक, लेकिन वो भी राज्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार के अंतर्गत राजशाही भी आ जाएगी। दूसरा क्या आ सकती है? तानाशाही। दूसरी क्या है? तानाशाही। अब देखो जैसे राजशाही क्या है, राजशाही में तो वंशाणु का शासन होगा, शक्ति के दम पर शासन होगा यहाँ पर भी, ठीक, और राजा के बाद राजा का लड़का ही राजा बन जाएगा। लेकिन तानाशाही में क्या डिफरेंस है? यहाँ भी शक्ति के द्वारा ही शासन हो रहा है। तानाशाही में भी तो शक्ति के द्वारा ही शासन हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर अगर तानाशाह मर गया तो उसका बेटा ही तानाशाह बनेगा? नहीं, संभव नहीं है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो राजशाही तानाशाही में यही अंतर है। राजशाही भी जनता ने नहीं चुनी, वंशाना को चली आ रही है और शक्ति के बल पर चल रही है। तानाशाही भी शक्ति के बल पर चल रही है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही तानाशाह बन जाए या शासक बन जाए। तो एक तो ये भी सरकार है तानाशाही वाली जो कि नॉर्थ कोरिया में है, ठीक। तीसरा हम देखें जुंटा का शासन। जुंटा का शासन ये भी सरकार है। जुंटा का शासन क्या है? जुंटा का शासन मतलब होता है सैन्य शासन। जैसे म्यांमार, ठीक है, क्या किया? गवर्नमेंट को हटा करके और जो वहाँ के अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, उन्होंने पूरे शासन पर अपना कंट्रोल कर लिया। समय समय पर पाकिस्तान में भी हम देखते रहते हैं जुंटा का शासन आ जाता है, प्रधानमंत्री को हटा करके और जो सेनाध्यक्ष होता है वो बन जाता है शासक, वो बैठ जाता है कुर्सी पे, जुंटा का शासन, ठीक है। और एक हो जाता है आपका जनतंत्र, कह सकते हैं, लोकतंत्र में लिखने वाला था, है ना। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमो का मीन्स क्या होता है? डेमो मतलब होता है जनता। डेमो जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति हुई डेमोस से। डेमो वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? डेमोस से। और डेमोस लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है जनता, ठीक। और क्रेसी यह भी लैटिन वर्ड है और क्रेसी का मतलब होता है शासन। यानी डेमोक्रेसी मतलब क्या है? जनता का शासन, ठीक। राजशाही राजा का शासन, तानाशाही तानाशाह का शासन, ठीक है, जुंटा का शासन सेना का शासन, और फिर लोकतंत्र यानी जनता का शासन, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकतंत्र। तो कुछ देशों में ऐसा लोकतंत्र चल रहा है जैसे भारत, ठीक है जी। अब देखें हमने कि ये तो हो गया डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र भी कई प्रकार का होता है। कैसे का? कौन कौन सा? लोकतंत्र में भी कई प्रकार। अमेरिका लोकतंत्र नहीं है क्या? अमेरिका भी तो लोकतंत्र है, अब भारत भी लोकतंत्र है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अच्छा, अमेरिका में केवल बड़े लोगों द्वारा। वो ठीक है, लेकिन टू द पॉइंट थोड़ा सा, जैसे कैसे हम बिल्कुल देख के हम कैसे पहचान जाएं। अब आम लोग नहीं देख सकते ना कि जनता प्रत्यक्ष चुन रही है क्या प्रत्यक्ष चुन रही है। आम लोग जान जाएंगे, जो तैयारी नहीं कर रहे तो वो जान जाएंगे क्या ये क्या प्रत्यक्ष चुनाव है, क्या प्रत्यक्ष चुनाव है, नहीं जान पाएंगे। डायरेक्ट देख के हम समझ जाएं। वहाँ पर राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है। कभी सुने हो पार्लियामेंट की बात? कभी सुने हो प्रधानमंत्री? नहीं। यानी कि वहाँ पर क्या है? राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है। यानी वहाँ पर भी चल रहा है लोकतंत्र। जनता नहीं तो चुना ना राष्ट्रपति को, लेकिन लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र का कैसा फॉर्म है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। अध्यक्ष को ही तो प्रेसिडेंट बोल देते हैं ना, यानी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ चल रही है? अमेरिका में, वो भी लोकतंत्र है। और भारत में क्या चल रहा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, शासन की संसदीय व्यवस्था। तो भारत में सर्वे सर्वा कौन है? पार्लियामेंट। राष्ट्रपति राष्ट्रपति है क्या तुम्हारी नज़र में सर्वे सर्वा? राष्ट्रपति एक ऐसा शेर है जिसके ना तो दांत हैं और ना तो नाखून है, लेकिन है क्या? शेर। देखोगे तो लगेगा ओ शेर बैठा है, लेकिन वो शेर कुछ कर पाएगा?
अब उसके शेर के ना दांत हो ना नाखून हो तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, इसे करता रहेगा, चाटता रहेगा। लेकिन हाँ, उसकी जीभ भी इतनी खतरनाक होती है कि चाट चाट के तुम्हें ख़त्म कर सकता है। लेकिन फिर भी देर में उससे तुम लड़ लोगे, क्योंकि ना उसके नाखून है ना दांत है, ठीक है, लड़ लोगे तुम। लेकिन ऐसे न लड़ जाना, दांत ना भी होंगे तब भी शेर केवल जीभ से चाट चाट के तुम्हारा पूरा सब निकाल ले जाएगा, क्योंकि उसकी जीभ है, उस जीभ में ही उसके ऐसे नुकीले नुकीले से वो निकले होते हैं, तो इसे चाटता रहेगा। और तुमको जैसे नहीं रेग मार्क होता है वैसे होती है इसकी जीभ, तो चाट चाट के ख़त्म कर ले जाएगा, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति एक ऐसी शेर की तरीके है, देखने में लग रहा है सबसे बड़ा पद, लेकिन क्या वास्तव में सबसे बड़ा पद है? नहीं है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक, लेकिन क्या उसके हाथ में कोई शक्ति है? नहीं है। वो हर काम के लिए किस पर निर्भर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। यानी सब जो भी उसको करना है उसके लिए उसको सलाह लेनी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड होगा प्रधानमंत्री, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो सलाह देगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के बाध्य है। ये नहीं कि कार्य करना पड़ेगा उसे या कार्य करेगा, नहीं, क्योंकि सलाहकारी संस्था नहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो कहेगी वो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन बस चूंकि क्या है, राष्ट्रपति के साइन हो रहे हैं हर जगह पर, इसलिए हमने कहा राष्ट्रपति सर्वोच्च है, सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति है, तो उसको हमने इज्जत हम खूब दे रहे हैं। भाई लाल कृष्ण अडवाणी को बना दिया गया था संरक्षक, तो देखा जाए तो संरक्षक की कोई औकात है? लाल कृष्ण अडवाणी को बना दिया गया पार्टी का संरक्षक, गार्जियन पूरा एक तरीके से। तो देखने में तो लग रहा है कि पार्टी का गार्जियन कौन है? लाल कृष्ण अडवाणी गार्जियन है। गार्जियन बड़े अपने आप में बहुत है ना, गार्जियन है, संरक्षक, ठीक। लेकिन क्या कोई पावर है उसकी? नहीं, ठीक। तो उसको बना भी दिया गया, उसको भी फील होता रहेगा कि मैं संरक्षक हूँ, लेकिन पावर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही राष्ट्रपति, देखने में तो कहा जा रहा है कि सब आप ही महामहिम है ना, आप ही सब हैं, लेकिन पावर एक्चुअली में उसके पास है ही नहीं कुछ, ठीक। लेकिन अगर हम अमेरिका में देखें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और यहाँ पर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पर राष्ट्रपति ही क्या है? सर्वे सर्वा है। राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल कर सकता है, मंत्रिपरिषद में नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने किया नहीं था, अपनी बेटी को जो है भी शामिल कर रखा था, अपने दामाद को भी शामिल कर रखा था। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो जिस व्यक्ति को चाहे फ़ोन कर दे, दीपक सिंह जी आ जाइए, आप काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में शामिल हो जाइए, चला जाऊँगा मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और बन जाऊँगा मैं मंत्री, और कोई उसके पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास ही पूरी पावर है। बस हाँ, एक कंडीशन है कि मुझको अमेरिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अंतर समझिए दोनों में। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो अपने पूर्ण विवेक से काम करता है, कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, ठीक। कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग है। कार्यपालिका का हेड हो गया प्रेसिडेंट, और विधायिका तो वो जो कानून बना रही हो, मान लीजिए जो संसद में बैठी हुई है वहाँ कांग्रेस में, वो विधायिका हो गई। विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के कार्यों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विधायिका पूरी अलग है और कार्यपालिका बिल्कुल अलग है। कार्यपालिका का कोई भी सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, और कोई भी हो सकता है, कबाड़ी भी हो सकता है, रिक्शा वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कार्यपालिका और विधायिका क्या एक दूसरे से बिल्कुल पृथक हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या कभी कार्यपालिका का चुनाव होता है क्या कि ये रक्षा मंत्रालय का चुनाव हो रहा है, ये वित्त मंत्री का चुनाव हो रहा है, ऐसे होता है क्या चुनाव? हमारे यहाँ चुनाव होता है विधायिका का, लेजिस्लेचर का चुनाव होता है विधायिका का। विधायिका में सदस्य चुन लिए गए, 550 लोगों को चुन लिया गया। अब उन 550 में से ही कुछ लोगों को प्रधानमंत्री क्या कर लेगा? सिलेक्ट कर लेगा। प्रधानमंत्री क्या करेगा? कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का हेड है ना, ठीक, तो प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया और उस नामों की फाइल को भेज दिया प्रेसिडेंट के पास और कह दिया कि इन्हीं लोगों को अब क्या नियुक्त करिए? मंत्री नियुक्त करिए। और राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति वही करेगा ना जो प्रधानमंत्री कहेगा, तो राष्ट्रपति ने उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त कर दिया। अब उसके बाद जब वो मंत्री नियुक्त हो गए सब, तो अब किसको कौन सा मंत्रालय देना है अब ये बात आएगी। तो फिर वहाँ पर प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं, तो प्रधानमंत्री ने दे दिया कि इनको रक्षा मंत्रालय, इनको गृह मंत्री, इनको फलाने, इनको ठिकाने दे दिया गया। भाई अमित शाह जी इतने करीबी थे नरेंद्र मोदी के, तभी तो गृह मंत्रालय मिला। कैसे मिल गया? उनकी योग्यता के बल पर,
योग्यता मान ली ठीक है, वो डिबेट का मुद्दा नहीं है कि योग्यता है कि नहीं, वो सब जानते हैं कि योग्यता है उनके अंदर, लेकिन फिर भी वो गृह मंत्रालय उनको मिल गया प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ी पोस्ट। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते थे। कल को प्रधानमंत्री जी ना चाहें तो कोई और दूसरा बन जाएगा। यानी कि मुद्दा ये है कि भारत में तो पानी पिलाओ जरा एक घूंट कोई, ना तो ना पिलाओ, मैं थोड़ा गर्म पानी ही पी लेता हूँ। तो भारत में क्या है, भारत में ये कंडीशन है कि कार्यपालिका के प्रत्येक सदस्य को विधायिका का सदस्य होना चाहिए। अंदर समझे? अमेरिका में ये कंडीशन है कि कार्यपालिका कोई भी सदस्य विधायिका का नहीं होगा, बाकी कोई भी हो। अब भारत में कंडीशन क्या है कि कार्यपालिका का प्रत्येक सदस्य विधायिका का सदस्य होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए अगर फिर भी मोदी जी बड़े खुश हो गए, मुझे बुला लिया मंत्रालय में, शामिल कर लिया, कर सकते हैं वो, मुझे कर लिया शामिल, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर मुझे विधायिका के किसी भी सदन की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसकी मुझे सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर मुझे किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बन पाया, यानी कि मैं विधायिका का सदस्य नहीं बन पाया और विधायिका का सदस्य नहीं बन पाया, तो मुझे कार्यपालिका की सदस्यता भी मेरी छीन ली जाएगी 6 महीने के बाद। ठीक, तो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि शासन का जो सर्वोच्च है वो कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के ही अनुसार सबको चलना है, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी सब कुछ, पार्लियामेंट। तो हम क्या हो गए? हम हो गए शासन के संसदीय स्वरूप। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अमेरिका हो गया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, तो वहाँ पर हमें सर्वोच्च दिख रहा है राष्ट्रपति और भारत में सर्वोच्च दिख रही है पार्लियामेंट। क्लियर? चलो, इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम थोड़ा सा अलग है। यूनाइटेड किंगडम फिर भी थोड़ा अलग है। ठीक है, अब देखो, यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? उसके जो गवर्नमेंट है उसमें, उसके जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, शासन का स्वरूप है, वो थोड़ा सा कैसे डिफर है हमसे। हम है रिपब्लिक। क्या यूनाइटेड किंगडम रिपब्लिक है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ब्रिटेन को हम रिपब्लिक कहेंगे? अच्छा चलो, रिपब्लिक के बाद जब उठी है तो फिर ये भी थोड़ा दूर तक जाएगी। रिपब्लिक क्या है? गणतंत्र। कोई तुम? अरे ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना जो सबको समझ में आए। और सिंपल लैंग्वेज तुम लोग तो किताबी भाषाएं जो है। रिपब्लिक, हम कैसे किसी देश को देख के कह देंगे कि ये रिपब्लिक है? हम 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक हुए? भाई हम स्वतंत्र हो गए थे ना 1947 में, तो कहे नहीं हम 1947 से कहने लगे कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पहुँच रहे हो? हाँ, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, थोड़ा सा और। तुमने राष्ट्राध्यक्ष बोला, और थोड़ा सा इसको बताओ। ऐसा बोलो मुझे सुनाई दे। राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत। हाँ, ये ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब ऐसा देश जहाँ पर उस देश का सर्वोच्च पद मतलब राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो क्या हो? वो वंशानुगत ना हो, हर एक नियमित अंतराल में वो बदलता रहता हो और जनता के द्वारा तो मान लो चुना ही गया हो। वो ठीक है, जनता के द्वारा भी चुना गया हो, हर एक। अब पता चले रशिया में भी तो कभी ना कभी जनता ही ने चुन लिया था पुतिन को, पर अब पुतिन है लगातार गद्दी पर कि नहीं है, और उसने अपने आप को और बढ़वा लिया है। ठीक, तो अब क्या वो उसको सही मायने में देखा जाए तो ठीक है रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने ये नहीं कहा है कि अब मेरा बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, ना उसने ये कहा है कि अब आजीवन मैं ही रहूँगा। वो क्या है, डेट उसने बढ़वा दी। तो चुना भी गया जनता के द्वारा और वंशानुगत भी नहीं है, तो देखा जाए तो रिपब्लिक है वो। लेकिन क्या सही मायने में रिपब्लिक है? नहीं है। भारत क्या है? भारत बिल्कुल आपको सही मायने में रिपब्लिक दिख रहा है,
5 साल जैसे ही हुए नहीं कि राष्ट्रपति बदल जाता है, जनता चुनती है। अब कहते हैं सर हमने तो आज तक कभी राष्ट्रपति को चुनाव में भाग नहीं लिया। लिया होगा अभी कोई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग? नहीं लिए? लिए हो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए हो। कैसे लिए हो? एमएलए चुने हो, एमपी चुने हो, तो राष्ट्रपति भाई तुमने अपने एमएलए और एमपी को तुमने बोल रखा है कि मैं तुमको अब पूरी अपनी तरफ से मेरे लिए कोई भी जजमेंट लेने का तुम्हें निर्णय वो देता हूँ, पावर देता हूँ। यानी तुम आज के बाद मेरे प्रतिनिधि हो, तुम सही करो चाहे गलत करो मेरे लिए, मेरे साथ, ठीक। तो तुमने पूरी पावर क्या दे दी? अपने प्रतिनिधि को दे दी। और वो अब तो कि सब लोग तो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं ले सकते ना, तो क्या कर लिया तुमने? अपना प्रतिनिधि चुन लिया, तुमने उसको पावर दे रखी है कि जब भी कभी प्रेसिडेंट का चुनाव होगा तो तुम मेरे बदले में तुम वोट दोगे, और तुम जिसको वोट दोगे वो माना जाएगा कि मैंने उसको अपना समर्थन दिया है, ठीक। भाई तुम वकील को तुम अपना केस देते हो तो तुम उसको सौंप देते हो क्या? तुम चाहे जिताओ चाहे हराओ, ठीक। तुमने अपने लिए अपनी प्लीडिंग करने की पूरी जिम्मेदारी किसको दे रखी है? वकील को, अधिवक्ता को, अधिवक्ता, ठीक है। तुम्हारी तरफ से तुम्हारी बात को रखने वाला व्यक्ति अधिवक्ता, ठीक है। तो ऐसे ही तुमने अपना प्रतिनिधि किसको चुन लिया? एमपी और एमएलए को। और यही एमपी और एमएलए कहाँ जाएंगे? पार्टिसिपेशन करेंगे जाकर के प्रेसिडेंट चुनाव में। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट का चुनाव कैसा हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। चुन जनता ही रही है लेकिन इनडायरेक्टली चुन रही है। आपने अपना प्रतिनिधि चुना और आपके प्रतिनिधि ने आपके बदले पर जाकर के आपके लिए प्रेसिडेंट को चुन दिया, ठीक। ओके, तो आप तो रिपब्लिक हैं क्योंकि राष्ट्रपति हर 5 साल में बदल जा रहा है नियमित अंतराल पर। तो क्या यूनाइटेड किंगडम भी रिपब्लिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया अभी भी तो एलिजाबेथ सेकंड बैठी है गद्दी पर, और वही तो है वहाँ की सर्वोच्च पद, सर्वोच्च नागरिक की कोई और है। वहाँ राष्ट्रपति का पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद नहीं, लेकिन राष्ट्रपति के ही समतुल्य कौन सा पद है? क्राउन का। और वो वंशानुगत है, वो मरेगी तो उसका लड़का बन जाएगा, उसका लड़का मरेगा तो उसका लड़का बन जाएगा। इससे पहले एलिजाबेथ के पिताजी थे, उससे पहले उसके पिताजी थे। एलिजाबेथ के पिताजी के कोई लड़के नहीं थे, और कोई लड़के नहीं थे इसलिए एलिजाबेथ सेकंड को बना दिया गया क्राउन, ठीक। लेकिन ये जो क्राउन का पद है ये हमेशा एक ही परिवार में रहता है। ये नहीं होगा कि एलिजाबेथ मर जाए तो एलिजाबेथ के पति को बना दिया जाए, नहीं। एलिजाबेथ मरेगी तो एलिजाबेथ के बच्चों को बनाया जाएगा। लड़का है तो लड़का बनेगा, लड़का नहीं है तो लड़की को बना दिया जाएगा। लेकिन लड़की रहेगी, लड़की का पति नहीं बनेगा, ठीक। तो वहाँ पर हम देखते चले आ रहे हैं चार्ल्स पंचम, चार्ल्स 6, है ना। उससे पहले जेम्स, और फिर ये एलिजाबेथ हो गई, एलिजाबेथ के बाद इसका पुत्र बन जाएगा। ऐसे करके यहाँ पर क्या चला रहा है? मोनार्की चली आ रही है, मोनार्की। तो देखा जाए तो एक तरीके से डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक नहीं है लेकिन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री का भी पद है ना। अगर मैं सही मायने में कहूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो चुना जाए सही मायने में, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री का पद चुना जाए। अगर एक इजी लैंग्वेज में मैं बिल्कुल साधारण शब्दों में कहूँ तो ये जो तुम जनता के द्वारा जनता के लिए शासन बता रही हो वो क्या है? वो है प्रधानमंत्री के पद के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र, जनता का शासन। तो अगर यूनाइटेड किंगडम में देखें तो वहाँ पर लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र। बोरिस जॉनसन कौन है? प्रधानमंत्री तो है ना बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं तो उनको किसने चुना? जनता ने चुना, जनता ने चुना, जनता के लिए चुना, और जनता के द्वारा चुना गया, ठीक। तो जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से दिखा रहा है हमको प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, और रिपब्लिक हमको दिखा रहा है राष्ट्रपति का पद। तो यूनाइटेड किंगडम में अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी बोलते हैं उसे, मोनार्कियल डेमोक्रेसी, ठीक। तो वहाँ पर उसके लिए एक नया वर्ड ही यूज हो गया, मोनार्कियल डेमोक्रेसी। यानी वहाँ डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। और मोनार्क इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत है, मोनार्क है, मोनार्क, रिपब्लिक नहीं है, ठीक। ओके, ठीक है। अब देखो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही नहीं है जहाँ मोनार्कियल डेमोक्रेसी चल रही है, कुछ और भी देश हैं जहाँ पर ऐसे ही मोनार्कियल डेमोक्रेसी चल रही है। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, अब कॉमनवेल्थ नेशन तो मान लीजिए वो अलग हो गया कि जो भी देशों के ऊपर कभी ना कभी ब्रिटेन ने अपना क्या कर रखा था? कब्जा कर रखा था। भाई ब्रिटेन को बोला जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता,
पूर्व से लेकर के, क्योंकि इसलिए अस्त नहीं होता क्योंकि जहाँ से सूर्य निकल रहा है ईस्ट से, वहाँ से लेकर जहाँ तक सूर्य अस्त हो रहा है वेस्ट, वहाँ तक ब्रिटेन का क्या है, कब्जा है, ब्रिटेन का अधिकार है। इसलिए कहा था ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। तो वो तो सब हो गए कॉमनवेल्थ नेशन में, जिन देशों के ऊपर ब्रिटेन ने अपना कब्जा कर रखा। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में भी 15 ऐसे देश हैं जो कि ब्रिटेन की क्वीन को ही अपना सर्वोच्च पद मान रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, कनाडा, तो बड़े बड़े देश, ध्यान ना दियोगे कभी, सोचो कनाडा इतना डेवलप्ड देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब क्या है, डेवलप्ड कंट्री हैं, बट फिर भी वो अभी भी अपनी आस्था किस पे रख रहे हैं, ब्रिटेन की क्राउन पर। उनके यहाँ राष्ट्रपति का पद नहीं होता, सुने कभी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड का राष्ट्रपति नहीं, हाँ सीधी बात है, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की जो क्राउन है, महारानी है, उसी को क्या बोल रखा है, अपना सर्वोच्च पद मान रखा है। आयरलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, ये सब क्या है, ये सब तो काउंटी है, वाले सब तो मिला करके यूनाइटेड किंगडम बोल दिया गया। लेकिन जो इंग्लैंड की महारानी है, देखो महारानी कहाँ की है, इंग्लैंड की, हम यूनाइटेड किंगडम की महारानी से वो क्या इंग्लैंड की महारानी है, और इंग्लैंड ने ही इन 4 काउंटीज़ को मिला करके क्या बना लिया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। 4 काउंटीज़ को मिला के यूनाइटेड किंगडम बन गया, ठीक। और इन लोगों ने जो क्राउन है, जो ब्रिटेन इंग्लैंड की जो महारानी है, उसी इंग्लैंड की महारानी को ही अपना सर्वोच्च पद मान लिया, ठीक। तो इन सब के यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। सर्वोच्च पद पर कौन है इन 15 देशों में, सर्वोच्च पद पर है ब्रिटेन की, इंग्लैंड की क्राउन। और प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो चूंकि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है इसलिए वो देश क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो रहा है इसलिए क्या है, मोनार्क है, समझे। तो मोनार्कियल डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव तो ना हो, राष्ट्रपति का पद वंशानुगत हो, लेकिन फिर भी जो सरकार है वो चुनी जाए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सरकार को चुन ही नहीं रही है जनता। चाइना क्या है, ओके, क्या है, गुस्सा आ रहे हो भाई, अरे तो बैक कैमरा खुल गया, रिकॉर्डिंग बंद हो गई।